सरदार रणदीप तनेजा बरेली के सुभाष नगर मोहल्ले में रहता था। रणदीप कॉलेज की पढ़ाई लिखाई छोड़कर शराब पीने में लगा रहता। रणदीप की इन आदतों की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। आज एक लड़की के पिता रणदीप के घर आए, लेकिन उन्होंने भी रणदीप को रिजेक्ट कर दिया। मैंने मोहल्ले के लोगों से आपके बेटे के बारे में पता किया। एक नंबर का आवारा है आपका बेटा, इसीलिए मैं उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। अजी मेरी बात तो सुनिए। लड़की के पिता ने रणदीप के पिता जगदीप की एक नहीं सुनी और वो घर से चला गया। कुछ देर बाद जब रणदीप घर लौटा तो जगदीश फट पड़ा। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है रणदीप। तू इतना बदनाम हो चुका है कि कोई भी अपनी लड़की की शादी तुझसे करने को तैयार नहीं। ना तो तेरी माँ है और ना ही बहन। तेरी शादी के बहाने एक लड़की घर में आती तो हमारे इस वीराने घर में कुछ खुशियाँ आती। तू आज से मेरे साथ काम पर चलेगा। जगदीप ट्रक का ड्राइवर था। जगदीप रणदीप को अपने साथ ले गया। पापा, रात के 12 बज रहे हैं। अब ट्रक कहीं खड़ा कर दीजिए, हमें सो जाना चाहिए। चुप कर ओए, दिन में सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसीलिए बड़े वाहन रात में ही चलते हैं। चुपचाप जागता रहे। मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है पापा, अगर आपने ट्रक नहीं रोका ना तो निकल जाएगी। जगदीप ने ट्रक रोका और रणदीप पेशाब करने के लिए ट्रक से बाहर आया। रणदीप ने देखा कि लाल रंग की साड़ी पहने एक लड़की रोड के किनारे पड़ी हुई है। पापा जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ ओए? पापा वो देखो, कोई रोड पर पड़ा हुआ है। अरे रहने दे बेटे, क्या पता कहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल हुई तो। तू पेशाब कर और हम यहाँ से निकलते हैं। एक बार देखना तो चाहिए ना कि वहाँ कौन है। तो मैं अकेला जा रहा हूँ। तू नहीं मानेगा ना, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि लड़की की सांस चल रही है। रणदीप ने पानी लाकर लड़की के चेहरे पर छिड़का, तब लड़की होश में आ गई। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। सुन बेटे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस लड़की को यहीं छोड़ देते हैं। पापा, आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ना? इससे सुंदर लड़की और कहाँ मिलेगी? इसे अपने घर ले चलते हैं, मैं इससे शादी करूंगा। यही मेरी ड्रीम गर्ल है। लेकिन ये अपना नाम पता भी नहीं जानती। लगता है ये याददाश्त खो चुकी है। मैं इसका नाम रूपवती रखता हूँ। रणदीप और जगदीप रूपवती को अपने घर ले आए और रणदीप ने उससे शादी कर ली। मोहल्ले वाले भी ये देखकर हैरत में थे। अपनी सुहागरात वाले दिन वो बहुत खुश होकर अपने कमरे में पहुंचा। रणदीप ने देखा कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और रूपवती बेड पर मुंह ढके बैठी हुई है। क्या लाइट तुमने बंद की है? हाँ, मुझे अंधेरा पसंद है। रूपमती की आवाज सुनकर रणदीप को जोर का धक्का लगा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रूपमती भयानक हंसी हंसते हुए अपनी शैतानी आवाज में कहती है। मेरी आवाज पहले खराब हो गई थी, अब ठीक हो गई है। रणदीप ने दरवाजे से बाहर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया। कहाँ भाग रहे हो दूल्हे राजा? जरा पास आकर मेरा घूंघट तो हटाओ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से बेचैन बैठी हूँ मैं। रणदीप बहुत घबरा गया, लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर घूंघट में कौन बैठा है। डरते डरते वो बेड पर पहुंचा। रणदीप ने जब घूंघट उठाया तो उसके होश उड़ गए। घूंघट में एक भयानक शैतान बैठा हुआ था। सुबह को जब रणदीप का कमरा 11 बजे तक नहीं खुला तो जगदीप ने रणदीप को आवाज दी। रणदीप, रूपवती, दरवाजा खोलो। तुम दोनों कब तक सोते रहोगे? जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो जगदीप चिंतित हुआ और उसने आस पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा।
अंदर बेड पर रणदीप की लाश मिली, जो कि बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। रूपवती कमरे में कहीं नहीं मिली। पुलिस और डॉक्टर को बुलाया गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रणदीप के शरीर का सारा खून चूस लिया है। इंस्पेक्टर साहब, जरूर मेरे बेटे को मेरी बहू ने मारा है। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बरेली के ही दूसरे मोहल्ले में जगदीप तनेजा की बहन सिमरन रहती है। सिमरन की पड़ोसन थी ममता। ममता बहुत गरीब थी। उसका बेटा चेतन फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया करता था। रमेश भैया, आप उस दिन एक लड़की के बारे में बता रहे थे, क्या कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, वो लड़की मेरे भाई के दोस्त की बेटी है। मैंने लड़की के पिता से बात की, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि आपका बेटा मजदूर है और महीने में सिर्फ 8,000 कमाता है, तो उन्होंने मना कर दिया। घर लौटते समय ममता को जान पहचान की एक औरत मिली। सीमा, तुम अपनी भतीजी के बारे में बता रही थी, क्या वो मेरे बेटे से शादी करेगी? अगर तुम्हारा बेटा कम से कम 15,000 महीने का कमाता हो तो मैं जरूर सोचूंगी। एक दिन एक जवान भिखारिन ममता के दरवाजे पर आई। एक कटोरा आटा मिल जाए माताजी तो बहुत मेहरबानी होगी। ममता उस भिखारिन को देखकर दंग रह गई। उसने इतनी जवान और खूबसूरत भिखारिन जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। बेटी, क्या तुम कुंवारी हो? हाँ माताजी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अगर मेरे बेटे से शादी कर लो तो हमें बहू मिल जाएगी और तुम्हें परिवार। भिखारिन तुरंत शादी के लिए तैयार हो गई। ममता का बेटा चेतन भी इतनी सुंदर बीवी को पाकर बहुत खुश हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। मैं तुम्हें माधुरी नाम से पुकारा करूंगा। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो? हम गंगा घाट पर नहाने चलते हैं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ऑटो वाला पहुँचा देगा। माँ, हम गंगा घाट पर जा रहे हैं। ज्यादा देर मत करना और जल्दी लौट आना, ठीक है? चेतन और माधुरी रात होने तक गंगा में मौज मस्ती करते रहे। अब हम दोनों यहाँ अकेले ही बचे हैं। रात बहुत हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। माधुरी ने अचानक नदी में डुबकी मारी और बाहर निकली ही नहीं। माधुरी, माधुरी, कहाँ हो तुम? अब मजाक बंद भी करो। मैं यहाँ हूँ। लाल साड़ी पहने एक भयानक शैतान खड़ा था। तुम कौन हो? मैं ही माधुरी हूँ। शैतान चेतन को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ममता सारी रात चिंता में बैठी रही। सुबह को कुछ लोग चेतन की लाश लेकर ममता के घर आए। चेतन का शरीर सफेद पड़ चुका था। डॉक्टर और इंस्पेक्टर भी आए। इसकी लाश भी रणदीप की लाश की तरह ही सफेद पड़ गई है और सारा खून निकल चुका है। रणदीप और चेतन के केस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। दोनों केस में नई नई शादी हुई है और बहू गायब है। इंस्पेक्टर सुरेश अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई विपिन बहुत खुश है और उसके साथ एक सुंदर लड़की है। ये कौन है विपिन? भैया, ये अनुराधा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मुझे बाजार में मिली थी। ये मुझसे प्यार करती है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे बिना बताए ही तुमने शादी कर ली। मुझे माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। भैया, हम लोग 2 दिन के लिए होटल सन टावर जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। विपिन के जाने के बाद हवलदार पातीराम वहां आया। कहो पातीराम, कैसे आना हुआ? सर, मैंने रणदीप और चेतन के केस पर रिसर्च की। दोनों की शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसका ना कोई नाम था और ना ही कोई पता और ना ही माँ बाप। हत्या के बाद लड़की गायब हो जाती है। थाने में इस तरह के 5 केस और आए हैं। मैंने शादी की फोटो भी इकट्ठी की है। अरे नहीं, इसी लड़की से तो मेरे भाई ने शादी की है। जल्दी से होटल सन टावर चलो। सुरेश और पातीराम होटल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विपिन का शव होटल के कमरे में मिला। मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विपिन के 10वें में एक तांत्रिक भी आया।
जो सुरेश के परिवार को जानता था। तांत्रिक ने सुरेश से उसके भाई के मौत के बारे में बात की। क्या तुम मुझे उस लड़की की फोटो दिखा सकते हो? फोटो देखकर तांत्रिक ने कहा, ये कोई लड़की नहीं है, ये एक शैतान है जो लड़की का रूप धारण करके लड़कों को मारता है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? आज से 5-6 साल पहले सचिन नाम का एक लड़का था जो दिखने में बहुत सुंदर था। वो लड़की बनकर लड़कों से शादी करता और शादी के बाद उनका धन लूट कर गायब हो जाता। एक दिन एक आदमी को सचिन की असलियत पता चल गई और उसने सचिन की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। तब से सचिन की आत्मा शैतान बन गई है और आदमियों से बदला ले रही है। तो शैतान को मारा कैसे जाए? वो कानून के पकड़ में नहीं आ सकता। उसे मारने का एक ही तरीका है, नागराज। नागराज? हाँ, नागराज। मैं एक नागराज को जानता हूँ जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अगर नागराज का जहर शैतान के अंदर चला जाए तो वो शैतान मर जाएगा। पुलिस ने शहर के उन परिवारों के घर जाकर पूछताछ की जहां किसी लड़के की शादी होने वाली थी। काफी पूछताछ करने पर एक घर ऐसा मिल गया जहां लड़के की एक ऐसी लड़की से शादी हो रही थी जिसका ना कोई नाम था, ना पता और ना ही माँ बाप। पुलिस ने लड़के को सारी कहानी बताई। नागराज ने उस लड़के का रूप धारण किया। सुहागरात वाले दिन नागराज लड़के के रूप में कमरे के अंदर पहुंचा और उसने दुल्हन का घूंघट हटाया। अंदर शैतान मौजूद था। आ जाओ मेरे दूल्हे राजा, मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। शैतान ने जैसे ही लड़के की गर्दन में दांत गाड़कर खून चूसा, नागराज का विष शैतान के अंदर पहुंच गया और शैतान उसी समय तड़पते हुए मर गया। प्रणव अपने कॉलेज की छुट्टियों में रिया के साथ उसकी दीदी के घर भागलपुर आया था। रास्ते में उनको एक महल नजर आया जो कि बहुत ही आलीशान था। दादी माँ, हमने रास्ते में एक आलीशान महल देखा था। हमें उसको अंदर से देखने का मन है। क्या कल दिन में आप हमें वहाँ लेकर चलेंगी? नहीं बेटा, उस महल में जाने की सोचना भी नहीं। वो शापित महल है। उस महल के अंदर शहजादे की आत्मा कैद है। दादी माँ, आज के टाइम में ऐसा कुछ कहाँ होता है? मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। दादी के मना करने के बावजूद भी प्रणव वहाँ जाने का मन बना चुका था। अगली रात 11 बजे के बाद उसने रिया के मोबाइल पर एक मैसेज सेंड किया और सबकी नजर से बचकर महल में पहुँच गया। अरे वाह, यहाँ तो सभी चीजें एकदम चमचमाती हुई हैं, जैसे कि यहाँ कोई अभी भी रह रहा हो। वो महल में काफी देर तक घूमता रहा। शहजादी, कहाँ हो मेरी शहजादी? कौन है? प्रणव ने देखा कि कॉरिडोर में कुछ ही दूर पर एक शख्स पीठ किए हुए खड़ा हंस रहा है। वो लगातार हंसे जा रहा था और प्रणव उसकी तरफ बढ़ रहा था। प्रणव ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने पलटकर प्रणव की तरफ देखा। उसका भयानक रूप देखकर प्रणव का दिल दहल उठा। शहजादे की आत्मा प्रणव के गले से होती हुई उसके शरीर के अंदर चली गई। प्रणव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगा, आंखें पीली जर्द हो गई और वो उठ खड़ा हुआ। मेरी शहजादी, तुम्हारा शहजादा आ रहा है। तानिया नाम की लड़की उस टाइम मोबाइल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। बातें करती करती वो अपनी कोठी के बरामदे में पहुंच गई। उसने देखा कि उसके सामने एक रथ आकर रुक गई जिसमें भयानक शहजादा बैठा हुआ था। आ जाओ मेरी जान, आज रात मैं तुमको अपनी शहजादी बनाऊंगा। उसने जबरदस्ती तानिया को अपनी रथ में बिठा लिया। रथ अपने आप चल पड़ा और महल के सामने जाकर रुक गया। तानिया लगातार चिल्ला रही थी।
वो बहुत ही डरी सहमी हुई थी। शहजादे ने उसको खींचते हुए महल के एक कमरे में ले गया। उसने तानिया को बेड पर लिटा दिया। तानिया के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो खौफ भरी निगाहों से उसको देखे जा रही थी। शहजादा उसके करीब चला गया और तानिया की चीखें महल के बाहर तक गूंजने लगी। उसकी चीखें महल के आसपास रह रहे लोगों तक पहुंचने लगी। सुबह तानिया की लाश महल से थोड़ी ही दूर चौराहे पर पड़ी मिली और ये पूरी बात गांव में फैल गई। ये क्या, प्रणव का मैसेज? वो भी रात को ही आया हुआ है। रिया, मैं महल के अंदर जा रहा हूँ। सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। अगर किसी को शक हो तो बात संभाल लेना। रिया परेशान हो गई और प्रणव के कमरे में जाकर देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था, लेकिन दादी वहाँ मौजूद थी। रिया बेटा, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? अभी उसको जगाने कमरे में आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। दादी माँ, वो ऐसा ही है। उसको घूमने का बहुत शौक है ना, जब मन होगा अपने आप आ जाएगा। रिया ने बहाना बनाते हुए कह दिया, लेकिन प्रणव वापस नहीं आया। उस रात गांव के कई लोगों ने शहजादे को रथ पर घूमते हुए देखा। शहजादा फिर से एक लड़की को उठाकर अपने महल में ले गया। रिया ने सोचा कि अब उसको दादी से बात कर लेनी चाहिए और उनको सच बता देना चाहिए। दादी माँ, गांव में हर कोई यही जानकर हैरान है कि शहजादे की आत्मा महल से बाहर कैसे आई। शायद मैं उसकी वजह जानती हूँ। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? आपके मना करने के बावजूद प्रणव महल के अंदर गया था। उसी रात से शहजादे को भी देखा जा रहा है और उसी रात से प्रणव भी गायब है। तुमने ये बात मुझसे छिपाकर ठीक नहीं किया। हमें अभी चलकर ओझा बाबा से मिलना पड़ेगा। अब वही बता सकते हैं कि आगे क्या करना है। उस महल की कहानी बहुत भयानक है। वो महल राजा इंद्र सिंह का था, जिनका एक ही बेटा था, शहजादा रविंद्र सिंह। शहजादा बहुत ही क्रूर था। उसके मन में वासना के अलावा और कुछ नहीं था। वो गांव की सुंदर कन्याओं को उठाकर उनको एक रात के लिए अपनी शहजादी बना लेता था और उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने शहजादे को मरने के लिए एक कमरे में बंद करवा दिया। कई दिनों के बाद जब शहजादा मर चुका था तब उस कमरे को खोला गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि शहजादे ने अपने आखिरी दिनों में भूखे पेट शैतान की उपासना करके कुछ काली शक्तियां हासिल कर ली थी और उसी वजह से मरने के बाद उसकी आत्मा ने महल के सभी लोगों को खत्म कर डाला। लेकिन उसकी आत्मा महल में ही कैद होकर रह गई। उसको महल से आजाद होने के लिए एक सही सलामत शरीर की जरूरत थी। जरूर उसने प्रणव के शरीर का इस्तेमाल किया और महल से आजाद हो गया। क्या शहजादे को फिर से महल में बंद नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इससे तुम्हारी जान जाने का खतरा है। ओझा ने रिया को उपाय बता दिया। उसी रात वो पीपल के पेड़ के पास लाल लहंगा चुनरी पहनकर तैयार होकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शहजादा अपनी रथ से वहाँ से गुजर रहा था। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज की रात तुम मेरी शहजादी बनोगी। नहीं, शहजादे ने उसको रथ पर बिठा लिया और उसको लेकर महल पहुंच गया। रिया दुल्हन के रूप में उसके सामने थी। शहजादे ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींच लिया। रिया की कमर पर उसके हाथ बेतहाशा रेंग रहे थे, लेकिन रिया बिना कुछ किए बस बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 11 बजने में अभी कुछ ही सेकंड्स रह गए थे। शहजादा उसके गले पर हाथ फेर रहा था। वो रिया को चूमने ही वाला था। तभी रिया ने देखा कि 11 बज चुके हैं और उसको ओझा की बात याद आई। आज पूर्णिमा की रात है। रात 11 से 12 बजे के बीच उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। सिर्फ इसी बीच उसको खत्म किया जा सकता है। रिया ने अपनी कमर से लहंगे में छिपा चाकू निकाला और तेजी से उसके पेट में घोंप दिया। वो भयानक आवाज में चीखने चिल्लाने लगा और उसने प्रणव का शरीर छोड़ दिया। अब प्रणव नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसे बहुत ही गहरा घाव लगा था। ये तुमने क्या किया रिया? मुझे माफ कर देना प्रणव,
तुम्हारे शरीर पर शहजादे की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। उसी को मारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो जिंदा रहा तो मैं फिर से इसके शरीर में घुस जाऊंगा। ये सुनकर प्रणव उसी टाइम खिड़की से बाहर कूद गया। अब महल में सिर्फ रिया और उस शहजादे की आत्मा ही मात्र बचे थे। रिया तेजी से बाहर की तरफ भागी। बाहर ओझा तैयार खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कीलें थी और दूसरे हाथ में एक हथौड़ा। रिया झट से बाहर आकर ओझा के पीछे खड़ी हो गई। शहजादे की आत्मा ओझा को देखकर वहीं रुक गई। अब तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। मैंने ये अभिमंत्रित कीले चारों तरफ महल में ठोक दी हैं। बस ये आखिरी बाकी है। नहीं। शहजादे के बाहर निकलने से पहले ही ओझा ने आखिरी कील भी चौखट की जमीन पर ठोक दी और शहजादा महल के बाहर नहीं आ सका। शहजादे की आत्मा अंदर खींची चली गई। रिया जल्दी से भागकर प्रणव के पास पहुंची और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब प्रणव की आंख खुली तो वो ऑपरेशन वार्ड से बाहर आ चुका था। रिया उसके सामने ही भी। उसको होश में देखकर रिया खुशी से गई। शहजादे की आत्मा फिर से महल में कैद होकर रह गई, लेकिन आज भी रात में उस महल से आवाजें आती रहती है। मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा।